दोस्तों, उपनिवेशवाद और देहात के क्रम में आगे बढ़ते हुए ये नेक्स्ट टॉपिक है बुकानन और राजमहल की पहाड़ियाँ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। बुकानन एक अंग्रेज अधिकारी था और एक शल्य चिकित्सक भी था। जहाँ भी गया, जो भी देखा अपनी डायरी में लिखा और यह लिखा कि यह खतरनाक क्षेत्र है और यहाँ बहुत कम लोग यहाँ आने की हिम्मत कर सकते हैं। ये किस क्षेत्र के लिए? राजमहल की पहाड़ियों के लिए। राजमहल की पहाड़ियों के निवासियों का व्यवहार क्रूर और शत्रुतापूर्ण था। वे बाहरी अधिकारियों से बात करने को तैयार नहीं थे। फोर्थ पॉइंट है, वे अंग्रेज़ों को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते जो जंगलों को नष्ट करके पहाड़ी लोगों के जीने के तरीकों को बदलना चाहते थे। बुकानन एक अंग्रेज अधिकारी था और उसे ये काम सौंपा गया है कि जगह जगह जाके वहाँ की व्यवस्थाएं देखे, वहाँ के रहन सहन तौर तरीके देखे और एज इट इज़ अपनी डायरी में नोट करे। क्योंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी तो हर जगह जा नहीं सकती थी, तो वहाँ अपना एक अधिकारी नियुक्त कर देती थी और ऐसा अधिकारी नियुक्त करती थी जो हर आंखों देखा हाल सच्चाई से बयान कर सके। और बुकानन भी ऐसा ही था। वह एक शल्य चिकित्सक भी था जो इंग्लैंड से भारत आया था और बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया था। कब से कब तक? 1794 से 1815 तक। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का यह शल्य चिकित्सक रहा। उसने कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की। हल्का सा मैंने बुकानन का यहाँ पर परिचय दिया है। शल्य चिकित्सक रहते हुए यह एक जंगलों में घूमने वाला, देश विदेश का भ्रमण करने वाला और जहाँ जहाँ उपनिवेशवाद स्थापित किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहाँ इसने जाकर वहाँ की स्थिति अपनी डायरी में नोट की और कंपनी को बताई। तो ये कंपनी का अंग्रेज अधिकारी था। फिर अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू कई राजस्व नीतियाँ कौन कौन सी थी? 3 नीतियों को तो मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक और बताऊँगी। यहाँ पर है स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी। इसके अलावा एक इजारेदारी व्यवस्था भी थी। पाठ में तो केवल स्थायी बंदोबस्त ही आया, लेकिन जानकारी के लिए ज़रूरी है ये बताना। स्थायी बंदोबस्त 19%, रेतवाड़ी बंदोबस्त 51% और महलवाड़ी बंदोबस्त 30%। हर जगह इनका अपना एक अलग था। इनके लॉर्ड गवर्नर अलग थे, इनके ठिकाने अलग थे। सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था जो बंगाल में 1772 में हुई और सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। ये एक ऐसी व्यवस्था थी, पंचवर्षीय व्यवस्था थी, जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की भूमि ठेके पर दी जाती थी। सिर्फ इतना याद करना आपको कि पंचवर्षीय व्यवस्था थी 5 वर्ष के लिए, और जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे उसकी भूमि ठेके पर दी जाती थी। सेकंड है स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उड़ीसा, यूपी, बनारस खंड के 19% भाग उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। यानी जो वहाँ के जमींदार होते थे उनको 400 गांव दे दिए जाते थे और उन गांवों पर जो उपज होती थी उसका एक निश्चित राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा होती थी कर के रूप में। तो वहाँ के किसानों के लिए ये लागू की गई थी। पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि इस्तेमरारी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी और क्या थी ये। रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 51% भूभाग पर थी। 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो या लॉर्ड मुनरो, इन नाम से जाने जाते हैं इन्होंने बम्बई, असम, मद्रास के प्रांतों में लागू की। यानी भूमि का 51% भाग। सबसे ज़्यादा व्यवस्था भी यही थी। रेयत यानी किसान होता है, उस समय किसानों को रेयत भी बोला जाता था और वहाँ ये व्यवस्था लागू की थी मुनरो ने। फोर्थ है महलवाड़ी व्यवस्था, 30% भाग पर। वहाँ भी लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ये व्यवस्था यूपी, मध्य प्रांत व पंजाब, आगरा व अवध, इनको संयुक्त प्रदेश बोला जाता था, संयुक्त प्रांत बोला जाता था और संयुक्त प्रांत में ये व्यवस्था लागू थी। ये तो हो गई भारत में जो लागू की गई थी
उपनिवेशवाद के समय में राजस्व व्यवस्थाएं। नेक्स्ट देखिए, भारत में उपनिवेशों की स्थापना के क्या कारण थे। प्रश्न आ सकता है आपको कि भारत में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उपनिवेशों की स्थापना की गई, क्या कारण थे। नंबर 1, कच्चे माल की प्राप्ति, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह है, ज़मीनी जगह है वो, और वहाँ पर फसलों की प्राप्ति अच्छी हो सकती है, कच्चा माल अच्छा हो सकता है, इसीलिए तो यहाँ पर ये कारण बताया गया कि यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण के कारण कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण के कारण कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यूरोपीय देशों में उद्योग तो डेवलप हो गया, लेकिन कच्चा माल कहाँ से मिले। कच्चा माल भारत से मिलना था, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा मैदानी भाग था और वहाँ के किसान बहुत मेहनती थे, जलवायु भी उनके उपयुक्त थी, और इस स्थिति को देखते हुए कच्चे माल की प्राप्ति हेतु भारत में उपनिवेश की स्थापना की गई। नोट करके मैंने यहाँ लिखा है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था, जैसी जलवायु होती थी वैसा ही वहाँ का वातावरण हो जाता था, और वैसे ही वहाँ के लोग उस मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ कार्य करते थे। तो प्राकृतिक संसाधन यानी ज़मीन भी उपजाऊ थी, प्रचुर मात्रा में खनिज थे, प्रचुर मात्रा में उपजाऊ भूमि, जल की पर्याप्तता, क्लाइमेट अच्छा था, यानी संसाधन से परिपूर्ण था। सेकंड है निर्मित माल की खपत। निर्मित माल की खपत, अब वहाँ पर जो निर्मित माल है उसको खपत करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो यूरोपीय देशों में उत्पादित माल की खपत के लिए एक बड़े बाज़ार की ज़रूरत थी, कि जो यूरोप है वहाँ पर जो माल उत्पादन हो रहा है उसको कहाँ भेजा जाए, कहाँ खपत की जाए उसकी, इसके लिए भी उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी। थर्ड पॉइंट है ईसाई धर्म का प्रचार। गैर ईसाइयों को भी ईसाई बनाना अपना लक्ष्य मानते थे, कि जो ईसाई नहीं थे फिर भी उनको ईसाई बनाया जाता था, क्योंकि ईसाई लोग बड़े सच्चे हृदय वाले होते हैं। फोर्थ है अमीर देश बनने की लालसा। विभिन्न देशों से आए यात्रियों ने भारत की सभ्यता और वैभव का गुणगान किया, क्योंकि भारत संसाधनों से परिपूर्ण था, ऊपर पढ़ चुके हम, जिससे प्रेरित होकर यूरोपीय भारत में धन और वस्तुओं को प्राप्त करने आए थे। यानी भारत में धन की कोई कमी नहीं थी, वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी, मेहनती लोग थे, भूमि उपजाऊ थी, इसलिए भारत में यूरोपीय देश अमीर बनने के हिसाब से भी आए थे। फिर एक अगला टॉपिक है भारत के ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव था। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ में से कराए हुए हैं, पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चंस अलग हैं, अगर उनमें से कुछ मिलते हैं तो आपको नहीं करने हैं ये क्वेश्चन। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे, वो ध्यान देवे कि ये जो क्वेश्चन यहाँ आ गए नोट्स में, अगर पाठ्य पुस्तक में पीछे आ गए तो आपको नहीं करने हैं। देखिए, भारत के ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव रहा। फर्स्ट, कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। जिसने जहाँ जहाँ उपनिवेशवाद करे वहाँ कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। कैसे कि सब लोग अपने अपने धंधों को बंद करके यूरोपियों के गुलाम बन गए। यूरोपीय देशों ने भारत से सामान आयात करना शुरू कर दिया। ठीक है, भारत से सामान आयात करना शुरू कर दिया। जो सामान भारत निर्यात करता था अपने कुटीर उद्योगों के माध्यम से, अब यूरोपीय देश अपना सामान भारत भेजने लगे, और इस तरह से उनके खुद के कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। सेकंड है यहाँ पॉइंट चेंज हो गया है, तो और अंग्रेजों द्वारा स्थापित भूमि प्रबंध की त्रुटियाँ। अंग्रेजों ने जो भूमि प्रबंध किए उनमें क्या गलतियाँ थी, उससे भी ग्रामीण समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों द्वारा राजस्व व्यवस्था व अनेक प्रकार के भूमि प्रबंधन से किसान ऋणग्रस्त हो गए। यानी किसान क्या हो गए, ऋणग्रस्त हो गए, क्योंकि इजारेदारी प्रथा, स्तंभदारी प्रथा, महलवाड़ी, रेतवाड़ी, ये सारी प्रथाएं टैक्स के रूप में ली जाती थी। और चौथा है राजस्व संघर्ष करने के कठोर तरीके। लगान वसूली अकाल पड़ने पर भी ली जाती थी। अंग्रेज किसी भी तरीके से लगान वसूली में ढील नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप खेतों को साहूकारों के यहाँ गिरवी रखा जाने लगा, जिससे किसान वर्ग गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि साहूकारों के यहाँ गिरवी तो रख दिया जाता था, लेकिन चुकाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, छुड़ाने के लिए।
और वही ज़मीनें वहाँ ऐसी की ऐसी पड़ी रहती। गरीब पर ऋण से ऋण चढ़ता जाता और गरीब और से गरीब होता जाता। बाद में साहूकारों से ज़मीन न छुड़ा पाने या कर्जा न चुका पाने के कारण भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इस प्रकार किसान वर्ग, या यूँ कहा जाए कि ग्रामीण वर्ग है, उस पर उपनिवेशवाद का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये हो गए आज की लेसन कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो ही सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज़ आप खुद भी पढ़कर नोट्स बना सकते हैं। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।